Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर उदासीनता ज़्यादा हो, पोलिंग में जो उदासीनता दिख रही है, माहौल में उदासीनता दिख रही है, तो वो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाती है। जनरली ऐसा होता है। मेरा मूलतः सवाल ये है कि इस चुनाव का आकलन करते समय, माहौल भांपते समय कहीं हमारी कन्वेंशनल विजडम तो आड़े नहीं आ रही है, जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो ठंडा है लेकिन जीत बीजेपी रही है। इन स्टेट्स में हो सकता है कि ऑपोजिशन बीजेपी से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आए बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ बीजेपी की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होने के कारण। यूपी के अंदर पोलराइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो चाहे बोलकर हो चाहे बिना बोलकर हो। राम मंदिर के मुद्दे की बात सब बोलते हैं कि वो मुद्दा नहीं है इलेक्शन में। मैं उस आर्ग्यूमेंट को एक बार के लिए मान भी लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनके मन के अंदर ये संतुष्टि, अगर खुशी नहीं तो संतुष्टि जरूर है कि वो मंदिर बना है। और क्या ये कांग्रेस पार्टी में किसी लेवल पर ये थोड़ी हिचक है, या आप जैसे लोग जो स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर, 10 साल हो गए अभी तक उनकी ओपनिंग ही नहीं शुरू हो पा रही है। एक लाइन मैं यूज़ करता हूँ, आपके यहाँ भी करता हूँ, कि प्रियंका गांधी जी को मैं ऐसा देखता हूँ कि प्रियंका गांधी इज़ एन IPO विच नेवर केम। क्या ब्रांडिंग के नज़रिए से आपको ये बात बीजेपी का नेगेटिव पॉइंट लगती है? देखिए, अभी तक इसका टेस्ट हो नहीं पाया है। ये हम आंकलन के लिए, डिस्कशन के लिए बात कर सकते हैं, बट वो ब्रांड इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके प्रति मैंने जैसे पहले आपको बताया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ये सारे पोलिंग मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं, दक्षिण भारत में बीजेपी के क्यों नहीं आज तक चल पाए, बंगाल में क्यों नहीं चले, उड़ीसा में क्यों नहीं चले? अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन जो अनाउंस किया गया, उसके अंदर अगर राहुल गांधी को या किसी भी चेहरे को अगर अनाउंस किया जाता तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस को ज़्यादा फायदा रहता। आपको नहीं लगता है कि 2004 रिपीट हो सकता है? कि चेहरा तो नहीं था विपक्ष के पास, लेकिन पार्टियां एकजुट थीं, मुद्दे थे, महंगाई को सरकार भाप नहीं पा रही थी। उधर वाजपेयी का चेहरा बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा था, लेकिन सरकार हार गई। थ्योरेटिकली सब पॉसिबल है, बट जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिख रहा है वो ऐसा दिख नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑपोजिशन, क्योंकि बीजेपी ने भी 2004 से बहुत कुछ सीखा हुआ है। जो मैंने 52,000 बूथ का आपको पोलिंग का एग्जांपल दिया है, 9 सीटें तो कांग्रेस पार्टी 1,000 सीट के अंदर हारी, 1,000 वोट के अंदर हारी, तो तमाम तरह के कारण रहते हैं वहाँ पे, बट राजस्थान के अंदर कांग्रेस मजबूत है अभी भी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। कभी आप पुरानी फिल्में देखते हैं जो युद्धों से जुड़ी हुई हों, उसमें ज़रूरी है कि एक रणनीति बनाई जाती है कि आखिर जब बैटल ग्राउंड में जाया जाए तो कैसे युद्ध लड़ा जाए और जीत भी हासिल हो जाती है। कई बार कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें कुछ पशुपेश की स्थिति होती है। आजकल जो चुनाव होते हैं उनमें भी ये जो बैटल ग्राउंड तैयार किया जाता है उसमें रणनीतिकार भी जो है अहम भूमिका निभाते हैं। ख़ास तौर पर 20 साल से लगातार अगर देखें तो ये रणनीतियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, और अगर मैं 2014 से कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। आज हमारे जो अतिथि हैं नरेश अरोड़ा साहब, वो एक रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। नरेश भाई, आपका खूब सारा स्वागत है मंच पर। और जब हम आपसे बात करेंगे तो आपके बारे में भी जानेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि भारत में जो अभी आम चुनाव हैं तो सिर्फ उनके बारे में जानें, आपके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिक काम नहीं करते हैं, आप मार्केटिंग को भी समझते हैं, और नशा मुक्ति को लेकर जो आपका काम है उससे मैं खास प्रभावित हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन अभी की स्थिति जो है, अभी अगर हम बात करें देश में जो आम चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर आपका पहला कमेंट क्या आता है? आपसे जब कोई पूछता है हाँ जी क्या हो रहा है चुनावों में, जब हमसे पूछता है तो मैं तो बहुत पीछे से बात करता हूँ, मेरे को पता नहीं, ऐसा टाइप का बोल देता हूँ। आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी तो जिम्मेवारी हो जाती है? जिम्मेवारी वाली बात तो नहीं है ऐसी कोई, बट क्योंकि इस फील्ड में काम करते हैं तो लोगों का रहता है कि वो हमारे से बात करें, पूछें। तो अगर एक वर्ड में आपने पूछा कि बताना पड़े तो मैं इस चुनाव को कहूँगा बोरिंग। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई मेरी रुचि पर्सनली आ रही हो, तो मैं इस बात को अगर कहना हो एक वर्ड में बोरिंग चुनाव कहूँगा, कि कोई मुद्दा ना पक्ष की तरफ से बन पा रहा है ना विपक्ष की तरफ से बन पा रहा है। जबकि इंडिपेंडेंट सर्वेज बता रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को तंग करने वाले मुद्दे हैं, उस पर लोग वोट देना चाहते हैं, बट अगर हम ग्राउंड पर देखें तो उन मुद्दों के ऊपर आधारित वोट मुझे लगता है कि हो नहीं पा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि चुनाव ठंडा पड़ा हुआ है, ऊब है, उत्साह नहीं है, आप उसे और एकदम बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि चुनाव जो है बोरिंग है।
उसकी वजह भी आपने बताई, क्योंकि कोई ना वेव है ना कोई मुद्दा है। तो फिर चुनाव को अगर देखा जाए तो ये किसके पक्ष में जा सकता है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं? जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर उदासीनता ज़्यादा हो, पोलिंग में जो उदासीनता दिख रही है, माहौल में उदासीनता दिख रही है, तो वो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाती है। जनरली ऐसा होता है, क्योंकि पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत कर आया था, उसके जो विक्ट्री मार्जिन्स थे वो इतने बड़े थे कि उसके अंदर अगर पोलिंग की प्रतिशत अगर कुछ कम भी होती है तो विक्ट्री मार्जिन्स नीचे आने की ज़रूर संभावना है, बट उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीटों में उलटफेर हो ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ। क्योंकि आपने अब तक जो ज़्यादातर या कहूँ कि मोटे तौर पर जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो कांग्रेस के लिए बनाई हैं। कांग्रेस को लेकर आप इन चुनावों को लेकर क्या मार्क करेंगे? क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस बना है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, लेकिन उस अम्ब्रेला को पकड़ने वाला जो है कोई, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस को लेकर पहला कमेंट। मेरे ख्याल से कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से बेहतर चुनाव लड़ रही है। अगर 2014 और 19 की बात की जाए, क्योंकि 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो सत्ता में खुद थे, तो उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, पर उसके बावजूद जो चुनाव लड़ा गया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2019 के अंदर वो विपक्ष में थे, संसाधनों की भी किल्लत अगर सत्ता में नहीं रहो तो रहती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी का सिस्टम है कि जिसके अंदर पार्टी के पास पैसा कम होता है, पार्टी के नेताओं के पास या पार्टी के समर्थकों के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो उसमें जो चुनाव लड़ेगे और जो इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से बेहतर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो चुनाव की कैंपेन या चुनाव की जो प्रचार में लगी हुई है, उसका एक फोकस एरिया बना रखा है उन्होंने, जो जनरली फोकस एरिया कांग्रेस के प्रचारों में होता नहीं है, खासकर 2019-14 में नहीं रह पाया। वो 2 चीज़ों का उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है कि वो सीटों में बहुत बड़ा लाभ ना भी हो सके, बट फिर भी उनके बारे में चर्चा इस बार हो रही है। ठीक है, पॉलिटिकल बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार होता है कि हम रणनीतिकार को जानते हैं, उनकी रणनीति को जानते हैं, उनके बारे में कम जानते हैं। तो ये मंच भी ऐसा है कि ज़रूरी है कि हम व्यक्ति को भी समझते हैं। हम ये जानते हैं कि आपने 2011 में शुरू किया, लेकिन उससे पहले की जो आपकी ज़िंदगी है और अब की जो लाइफ है उसके बारे में आप खुलकर और आराम से बता सकते हैं। मैं एक टेक्सटाइल परिवार से आता हूँ। हमारा जो घरेलू जो फैमिली बिजनेस था वो टेक्सटाइल्स का रहा है हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से, और मैंने भी पढ़ाई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हुई थी NIFT से, बट और काम भी मैंने टेक्सटाइल्स में ही शुरू किया था और ठीक ठाक काम कर भी ले रहा था मैं, बट मेरा उसमें कभी मन नहीं लगता था। मन मेरा शुरू से, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स बहुत नज़दीक से अपने घर में बचपन से देखी है। पॉलिटिशियन बनने का मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, पर मेरा इंटरेस्ट हमेशा पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल कश्मकश, ये सब चीज़ों की तरफ रहता था। इसीलिए मेरे जो सब्जेक्ट्स भी थे, जब मैं जितना पढ़ पाया उतने में पॉलिटिक्स के आसपास रहते थे, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ों में। तो उसमें मेरा शुरू से मन था कि कुछ उसके साथ अगर जुड़ के हो पाए तो वो करने की कोशिश की जाए। तो 2011 में फिर मैंने टेक्सटाइल्स का काम 1 साल ब्रेक लिया, बिल्कुल काम छोड़ दिया कि वो काम मेरा ठीक था, पैसे भी ठीक बनते थे, और बट मेरा मन नहीं लगता था उसमें। तो उसकी वजह से फिर मैंने हमारी जो संस्था है डिज़ाइन बॉक्स्ड, उसकी स्थापना हुई मेरे को फाउंडर गुंजीत कौर के साथ, और हमने इसमें डिजिटल मार्केटिंग तब नई नई शुरू हुई थी। उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा कोई ना लोग थे, ना उसके बारे में कुछ समझ पाता था। फ्लिपकार्ट अभी आई थी, अमेज़ॉन अभी आई भी नहीं थी। तो हम लोग उस टाइम पे हमने उसमें कुछ काम किया, इंटरनेशनल काम बहुत ज़्यादा किया। नेशनल काम इसलिए कम होता था क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में उस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो जब हमने वो काम स्टेबलाइज कर लिया तो उसमें सीख भी मिली, और दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में हमारा काम, हर टाइम जोन में हमारा काम चलता था। तो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड जिसको बोलते हैं उस पर चलने लग गया। तब मैंने उस टाइम पे फिर निर्णय किया कि 2014 में एक्चुअल में जब बिहार के शायद चुनाव थे 15 में, तो उस टाइम पे मैंने बिहार में जाके कुछ ग्राउंड पे काम करने की कोशिश की, बिना पैसे के, बिना कोई इससे कि भी मेरे को प्रोफेशनली इसमें यहाँ पे कुछ करना है, सिर्फ सीखने के हिसाब से, देखने के हिसाब से। क्योंकि 2012 में जब चुनाव गुजरात में हुए थे, क्योंकि हमारी संस्था गुजरात बेस्ड है, हमारा हेडक्वार्टर गुजरात सूरत में है, तो गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो मैंने वहाँ पे भी नज़दीक से देखने की कोशिश की कि चुनाव के अंदर अब क्या नई चीज़ें आ रही हैं या आ सकती हैं या आने की संभावना है। और उस टाइम पे कुछ कुछ ये काम शुरू होने लग गए थे। पर जो 15 वाला चुनाव था बिहार वाला, वो चुनाव सबसे ज़्यादा नज़दीक से मैंने देखा,
और तब ये फैसला मैंने किया कि हमारे को कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहिए जो मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड मॉडल डेवलप किया और 2017 के जब पंजाब के चुनाव थे तो 16 में मैं पंजाब पहुंच गया अपने मॉडल को लेके। और हमारे को शुरू से शौक था कि हम वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते थे। हमने कभी पीपीटी प्रेजेंटेशन आज तक नहीं बनाई। ये 2016 में जब वीडियो बिल्कुल नया नया भी था, अभी वीडियो बनते भी नहीं थे, अब तो वीडियो ही चलता है। तो हम ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन लेके क्लाइंट के पास जाते थे और कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड मॉडल की उनको प्रेजेंटेशन देते थे कस्टमाइज्ड। तो सब लोग देखते थे, बहुत खुश होते थे क्योंकि फ़ोटो दिख रही है, कैसे होगा, 3D वॉक थ्रू चल रहा है और सब चल रहा है, बहुत उस पर खर्चा भी करते थे। तो जब उनको हम पैसे बताते थे कि हम कितना लेंगे तो वो कहते थे अरे यार ये तो मेरा भतीजा कर लेगा, ये तो मेरा भांजा कर लेगा। तो अब हमारे को तो बड़ी दिक्कत आई। 3 महीने हमने खूब धक्के खाए उसमें और 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोग बिठा के रखते थे, फिर 15 मिनट देखे बोलते थे बहुत अच्छा, पर पैसा तो हम नहीं खर्च सकते। तो मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि, और मैं शुरू से मैंने ऐसा अपने काम को भी ऐसे ही डेवलप किया कि हम पैसे की तरफ कम और काम की तरफ ज़्यादा कोशिश करते हैं कि काम अच्छा होगा तो पैसा मिलेगा। और उस टाइम पे 16 में एक संस्था और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पंजाब में प्रचार देख रही थी, तो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी मॉडल जब हमारा 3 महीने घूम के किसी ने बाय नहीं किया, पसंद सब करते थे, बाय कोई नहीं करता था, तो मैंने 2 लोग आइडेंटिफाई किए, एक पंजाब लेवल का लीडर, एक अमृतसर लेवल का लीडर, दोनों यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट्स थे। तो मैंने उन दोनों को बोला, वो दोनों टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा दोनों का काम मैं करूँगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, मैंने पैसे मैं लगाऊंगा तुम्हारे पे। तो उन 2 लोगों का हमने काम किया। उस काम का ये नतीजा निकला कि हमारे को अगले 6 महीने में हम 27 कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब की कर रहे थे और 27 के 27 हम जीते। और पंजाब कांग्रेस ने लास्ट के 1 महीने में अपना डिजिटल प्रचार सारा हमारे को दिया। तो वहाँ से फिर आगे बात जुड़ती चलती। मैं आपके परिवार पर भी बात करूंगा क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है और जानता भी हूं। लेकिन आपने चूंकि जिक्र किया 2017 में कि कांग्रेस के लिए एक और संस्था काम कर रही थी, मैं बोल देता हूं कि वो प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक उस वक्त काम कर रही थी। अब मुझे कई बार ये जब लोग पूछते तो कहते हैं कि बड़ा विरोधाभास है कि जब ये कहा जाता है कि 17 जो है वो प्रशांत किशोर ने जिताया पंजाब, जब बात आती है कर्नाटक में तो कहते हैं कि साहब सुनील कानूगोलू की स्ट्रेटजी थी तो कांग्रेस जीती, और उसमें आपका फिर जिक्र आ जाता है। तो ये मतलब कैसे होता है कि 2 संस्थाएं एक साथ काम करती हैं, दोनों का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, या फिर क्रेडिट शेयर जो है जिसको जहां मिल जाए वो ले ले? देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या रहता है कि कोई एक यंत्र नहीं रहता, एक कुर्सी नहीं होती जो सब कुछ चलाती है, सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रक्चरल, प्रोटोकॉल, हायरार्की लेयर्ड पार्टी है। पंजाब का उदाहरण में, पंजाब में अमरिंदर सिंह वहाँ पे उस टाइम पे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक संस्था हायर की थी। अब उसके अंदर जब एआईसीसी भी इन्वॉल्व होती है तो एआईसीसी हो सकता है कि किसी संस्था के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, एआईसीसी अपनी संस्था लाने की कोशिश करती है। कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार केपीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो हमारे साथ काम कर रहे थे, हम 2.5 साल से वहाँ काम कर रहे थे। जैसे आपने दूसरी संस्था का नाम लिया, वो पंजाब में हमारे से पहले काम कर रही थी, 3-4-5 महीने की पहले, और उनके पास अनुभव भी हमारे से पहले ज़्यादा था क्योंकि वो 2 चुनाव बड़े लड़ चुके थे। तो वहाँ का कंपैरिजन इसके साथ नहीं किया जा सकता। बट आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि इसमें क्रेडिट की क्लैरिटी इसलिए नहीं होती है कि पब्लिकली कि एक आदमी के साथ, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास बचाने को बहुत कुछ होता है, बताने को कम होता है, बचाने को ज़्यादा कुछ होता है। कि वो चाहते हैं कि भी हमारी बात, हमारा जो विश्वास है वो 10 आदमी पे नहीं करते हैं। वो अगर एक आदमी ने किसी एक पे विश्वास किया तो दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो अगर उनका प्रतिद्वंदी को इस पार्टी में है तो वो जिस पे पहला आदमी विश्वास कर रहा है वो उस पर नहीं करेंगे, वो अपने किसी पे विश्वसनीय को लाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये आपस में भी हल्की फुल्की एक क्रेडिट लेने की बात ही समझ लें, खींचतान वर्ड नहीं मैं यूज़ करता यहाँ पे, तो उसके अंदर फिर जिसके साथ जिसका अनुभव वो उस तरह से बाद में बात आती है। ज़्यादा बड़ी दिक्कत इस बात में यहाँ पे है कि अगर किसी संस्था का जिसका आपने नाम लिया अभी, उनका नाम किसी नेशनल कैंपेन से जुड़ता है, पर किसी नेशनल कैंपेन के लीडर ने आज तक कभी ऐसे नहीं पब्लिकली बताया कि उस संस्था ने हमारे साथ क्या काम किया, नहीं काम किया, क्या उनका सहयोग रहा, क्या सहयोग नहीं रहा। ये बात चाहे संस्था की तरफ से मीडिया में पहुंचती हो, चाहे लीडर्स की तरफ से मीडिया में पहुंचती हो, पर इसका खुल के बात नहीं हो पाती है।
उसकी वजह, और यही बात बाकी जगह भी रहती है, उसकी वजह ये रहती है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लीडर्स ये नहीं चाहते कि क्रेडिट किसी और को मिले पब्लिकली, सब क्रेडिट लीडर को मिलना चाहिए, जो मैं भी मानता हूँ। एक कंसल्टेंट का काम है पर्दे के पीछे रह के काम करने का, अनलेस उसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन हो, उसका कोई ऐसा एम्बिशन हो कि भी उसको खुद राजनेता बनना है, तो वो पब्लिकली आके एक्नॉलेज करे या पब्लिकली आके बात करे। अदरवाइज कंसल्टेंट दिखना नहीं चाहिए। अगर कंसल्टेंट जेन्युइनली चाहता है कि उसके क्लाइंट को बेनिफिट मिले, बट क्योंकि एक पार्टी के अंदर ही 5 आदमी की खींचतान है, अब किसने बात इजाद की, किसने काम किया, किसने नहीं किया, नेताओं को तो अंदर पता है, पर क्योंकि एक नेता की दूसरे नेता से नहीं बनती तो दूसरे नेता वाले किसी और का नाम लेके कोशिश करेंगे कि भाई एक आदमी को डाउन करें। वो बेसिकली कंसल्टेंट को डाउन करने की कोशिश नहीं होती है, वो दूसरे नेता को अंडरमाइन करने की कोशिश होती है, जिसका खमियाजा कंसल्टेंट या किसी संस्था को भुगतना पड़ता है। मेरी शिकायत ये रहती है सबसे कि अगर आप लोग काम करते हैं, अगर आप भी, जैसे आपकी संस्था है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो हर एक को अपना अपना, जब आप मंथली मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग, बाई वीकली मीटिंग करते हैं, तो मालूम है ये वीडियो एडिटर का काम है, ये रिसर्चर का काम है, ये कंटेंट राइटर का काम है, तो उसको उस तरह से क्रेडिट मिलता है और उसी तरह से फिर आप उसकी अप्रेजल करते हैं, उस तरह से उसकी आगे क्रेडिशन होती है, सब कुछ होता है। पॉलिटिशियन का काम भी या पॉलिटिकल काम के अंदर भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको पब्लिकली क्रेडिट देने में कोई किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए या किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्रेडिट शेयरिंग हो रही है, क्योंकि पब्लिक जानती है। एक राजनेता कभी वीडियो खुद नहीं बनाते हैं अपना बैठ के। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सर्वे करने के लिए खुद ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, रिसर्च करने के लिए किसी को हायर ही किया जाता है, 1 को किया जाए, 2 को किया जाए, 3 को किया जाए, और आज नहीं किया जा रहा। ये बहुत देर से करते हैं लोग। अब यह कि क्योंकि तकनीक के साधन बढ़ गए, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए, आउटरीच के साधन बढ़ गए, तो उस सब चीज़ों के अंदर अब एक पॉलिटिकल आउटफिट का काम ये नहीं है, उसका काम है उनको सोचना कि भी जनता को क्या पसंद आ सकता है, पहुंचाने के लिए वो लोगों को सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो पब्लिकली क्रेडिट देने में ये हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपने किसी से काम किया है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। फिल्म के जब नंबरिंग आती है तो उसमें भी हम क्रेडिट सब में देखते हैं, स्पॉट बर्ड तक को क्रेडिट दिया जाता है, तो इसमें भी क्रेडिट देने में हिचकना नहीं चाहिए। बट क्योंकि राजनेता से समझते हैं कि पब्लिक को न लगे कि किसी और की वजह से हम ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो ओपनली इसको क्रेडिट नहीं देते। बट अगर इसको देते हैं या देना चालू करें तो इसमें मैं समझता हूँ, मैंने बहुत मंचों पे बात पहले भी बोली है कि इससे बहुत बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। क्योंकि आज जो इस फील्ड में, जिस फील्ड को आप कंसल्टेंसी फील्ड बोल दें, प्रोफेशनल एडवाइजरी फील्ड बोलें, इस पर कोई भी आदमी अगर आता है तो वो सोचता है कि टेम्परेरी काम है, उसको नहीं मालूम है कि इसका भविष्य क्या है, इस फील्ड का भविष्य क्या है। क्योंकि इसको भी फॉर्मल एक्रेडिटेशन कहीं मिला नहीं है कि भाई किसी राजनेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हो किसी संस्था वाले को साथ में बिठा के कि भाई हमने लोगों ने मिल के काम किया, ये काम इनके कारण हुआ, ये काम का इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा हो तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगे, लोग इसको करियर मान के चलेंगे। अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट मानते हैं कि जिसका काम लंबा चल रहा है, क्योंकि वैसे भी काम आसान काम नहीं है। न्यूज़ संस्थान में सबको मालूम है कि भाई हाँ एक पक्की जॉब है, न्यूज़ साइकिल है, वो चलेगा और न्यूज़ के फॉर्मेट बदल जाएंगे। टीवी चलता था, डिजिटल आ गया, डिजिटल के साथ सोशल मीडिया आ गया और तरह के साधन हैं। बट हमारी फील्ड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो काम है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसी नहीं है जो 365 डेज आपको मिलें। वो संस्थाएं आपको कि मिलेंगी, चुनाव आया तो संस्था किसी ने बना ली, कोशिश किया कि 2 आदमी के साथ पहचान है तो काम मिल गया, फिर चुनाव खत्म हो गए तो काम खत्म हो गया। क्योंकि चुनाव का काम चुनाव में तो होता ही नहीं है। मैं पर्सनली तो चुनाव में फ्री होता हूँ। जब चुनाव के नज़दीक लास्ट महीना चल रहा होता है, लोग फ़ोन करके बोलते हैं आप तो इस टाइम पे बहुत मसरूफ़ होंगे, तो मैं उल्टा फ्री होता हूँ उस टाइम पे। उस कारण तो सारा काम तो हो चुका है, स्ट्रैटेजी बन चुकी है, एग्जीक्यूशन होनी है। अब उसके बाद तो जनता के पाले में गेंद है। तो ये 365 डेज़ काम है, इसकी तैयारी पहले से नींव रखनी पड़ती है। और अगर आप किसी से पिच भी करते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई आपको पिच करता है, जैसे किसी ने हमारे को किसी एक नॉर्थ ईस्ट राज्य के लिए अप्रोच किया, तो हम 3 महीने तो सर्वे ही करते रहते हैं। उसके भाई ये 3 महीने के अंदर निकाल के लाएं, एक चीज़ हमें पता होगी तो ही हम कोई बात आगे रख पाएंगे। एक चीज़ जब जिक्र में आती है तो ये देखा जाता है कि नरेश जी जो है ज़्यादातर जो काम है वो कांग्रेस के लिए करते हैं या कराया अभी तक। वजह इसकी ये है कि आपके चाचा सेवाराम अरोड़ा जी जो हैं वो पॉलिटिशियन थे और कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे और बड़े धाकड़ पॉलिटिशियन थे, क्योंकि वो उस समय सत्यपाल डांग जी को हराते थे। सत्यपाल डांग साहब जो हैं अपने आप में एक शख्सियत थे, क्योंकि वो सीपीआई के बड़े लीडर थे। तो आपकी जो वैचारिकी है वो कांग्रेस की तरफ से जाती है, इसलिए ये 2 बातें हैं। पहले तो मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं और ना ही मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हूँ। बट ये बात सत्य है कि हमारे
अंकल जो थे वो विधायक थे और वो अच्छे कद्दावर नेता थे। पंजाब में उस टाइम पे हिंदू नेताओं की बहुत पहचान थी क्योंकि आतंकवाद का दौर था और हमने बड़े नज़दीक से आतंकवाद को देखा भी और उसको झेला भी हुआ है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो रहा क्योंकि वो एक बड़े अपराइट इंसान थे और बहुत छोटी उम्र में वो चले भी गए। और क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी तो हमारे घर में रहते थे वो, तो हमारे कोई बच्चे मानते थे। और मैं दिन भर देखता था बड़े बड़े नेता जो अहमद पटेल साहब से लेके जनार्दन द्विवेदी से लेके सब उनके साथ मिलते थे क्योंकि वो सीनियर थे, वो उनके मिलने आते थे। तो मुझे उस वक्त को मालूम नहीं था ये कौन है, ये तो बड़े होकर मालूम पड़ा जब मैं अहमद पटेल साहब के साथ बैठने लगा, उनके साथ काम करने लगा कि भाई इनका क्या कद था और ये कब हमारे साथ बैठते थे। बट वो एक अलहदा बात है, पर उसमें मेरी रुचि जरूर उसने स्थापित की। जहाँ तक बात कांग्रेस के साथ काम करने की है, ऐसा नहीं है कि हमारे को बाकी पार्टियों ने कभी बोला नहीं काम करने के लिए। हर पार्टी में, मतलब जो देश की प्रमुख पार्टियां हैं, हर एक पार्टी के साथ कभी ना कभी बातचीत हुई हमारी काम करने के लिए। बट कुछ संजोग ऐसा बैठा कि जब हम पंजाब से निकले तो पंजाब में 2 इंचार्ज थे AICC के, एक इंचार्ज थे हिमाचल से, एक इंचार्ज थे राजस्थान से। तो उन दोनों को काम पसंद आया, वो एक आदमी हमारे को हिमाचल ले गया, एक राजस्थान ले गया। जब हम हिमाचल में काम कर रहे थे तो वहाँ पे जिनके साथ काम कर रहे थे वहाँ पे एक छत्तीसगढ़ के नेता है, उन्होंने देखा तो वो हमें छत्तीसगढ़ ले गए। छत्तीसगढ़ का काम हम कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे को सचिन पायलट ने राजस्थान में बुला लिया। अब राजस्थान का काम देखे राजस्थान से एक जनरल सेक्रेटरी बन गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, वो हमारे को वहाँ ले गए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ साउथ इंडियन लोग काम कर रहे थे, उन्होंने हमारे को DK शिव कुमार के पास पहुँचा दिया। तो वो संजोग ऐसा बनता रहा कि वो बात से बात जुड़ती रही। और मैं अभी अहमद पटेल साहब का जिक्र कर रहा था, ये मैंने पहले भी बताया है, वो मुझे बोलते होते थे कि तेरे को ज़्यादा क्रेडिट चुनाव जीतने या जितवाने के से मिलना चाहिए कांग्रेस के साथ काम करने का, क्योंकि बड़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत लेयर्स ऑफ पावर सेंटर्स रहते हैं। तो बहुत मुश्किल है काम करना, क्योंकि एक कमांड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप किसी और बड़ी संस्था को देखें तो जनरली वो वहाँ काम करके सक्सेसफुल हो पाए जहाँ पे सिंगल कमांड पर्सन है। कांग्रेस के अंदर आप अगर किसी मिडिल लेवल नेता की भी बात नहीं समझेंगे तो वो भी वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश करते हैं। नरेश भाई, अभी चल के पहले सवाल के जवाब में आपने एक वाक्य यूज किया कि पिछली बार बीजेपी के विक्ट्री मार्जिन इतने बड़े थे कि थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो भी वो पूरे नहीं होंगे। मैं यहाँ से एक क्यू ले रहा हूँ। 2009 में UPA की सरकार थी, 2014 में NDA की सरकार आ गई। 2009 में जो वोट परसेंटेज था कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का, 2014 में कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज घटा 9% और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा 12%। पहली पार्टी का वोट 9 घटा, दूसरे नंबर की पार्टी का 12 बढ़ा और सरकार बदल गई, आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अगर यही परिवर्तन, हाइपोथेटिकल बात है, अगर यही परिवर्तन हम 2019 के वोट परसेंटेज पे लगाते हैं तो सरकारें पलट जाती हैं। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 12% अगर बढ़ता है और बीजेपी का वोट परसेंटेज 9% घटता है तो कांग्रेस ज़्यादा वोट ले रही है बीजेपी से। मेरा मूलतः सवाल ये है कि इस चुनाव का आकलन करते समय, माहौल भांपते समय कहीं हमारी कन्वेंशनल विजडम तो आड़े नहीं आ रही है, जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो ठंडा है लेकिन जीत बीजेपी रही है। ये कन्वेंशनल विजडम तो नहीं कह रही, क्योंकि आंकड़ों पे जब आप करीबी नज़र डालते हैं तो ये परिवर्तन असंभव नहीं लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बहुत आंकड़ों पे विश्वास करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब सर्वे भी, क्योंकि हमारा काम है, सर्वे कंटिन्यूस चलता रहता है, तो हम सर्वे के 5-6 इनपुट बनाते हैं। क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ कि किसी से एक बात पूछी 1 + 1 = 2 वाला आंसर कोई मिलता है और उससे हमारे को आंकलन लगाना चाहिए। तो हर आदमी का अपना विवेक है, हर आदमी की अपनी धारणा, हर अपनी इंक्लिनेशन है। जो पल्स रहती है कि आप जब आदमी से बात करते हैं और उस बात के जो वो नहीं कह रहा उसमें आपकी रीडिंग ज़्यादा आने की आवश्यकता होती है। उस पल्स को अगर मैं देखूं, जिन राज्यों में मैंने ट्रैवल किया या हमारी टीम ट्रैवल करती है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूं, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, ये ऐसे राज्य जहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा कोई वर्चस्व नहीं है। अगर इन राज्यों की भी बात मैं करूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साह ऑपोजिशन के प्रति नहीं है। इन स्टेट्स में हो सकता है कि ऑपोजिशन बीजेपी से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आए बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ बीजेपी की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होने के कारण। बट जो सीटें कुछ बीजेपी जो कर्नाटक में लूज़ भी कर रही है, जो कि दिख रहा है कि कर रही है और करेगी, वो कहीं ना कहीं उनको बाकी राज्यों में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करके आगे बढ़ के वो कमोबेश बराबर पहुँच रहे हैं, ऐसा अनुमान लगता है। बाकी तो रिजल्ट, नतीजे 4 को आएंगे। फिर हम आ जाते हैं
ऊपर वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ। जहाँ से शुरू करते हैं अपन महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी हम जोड़ लेते हैं, अभी यूपी बिहार नहीं जाते। उसमें भी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जितनी बात हो रही है बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा वहाँ पे। उसके दो कारण हैं और ये कारण सब जगह अप्लाई करते हैं। ये मैंने 2-4 दिन पहले भी कहीं पे बोला था कि जो महिला वोट बैंक है, जो बेसिकली बीजेपी को तो नहीं पर मोदी साहब को जिताने में बहुत ज़्यादा जिसका योगदान रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट कोई मैंने सेंस नहीं देखा कि भाई वो कोई लोग जाके वोट करना चाहें। और महिलाओं का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ रहा है ये मर्दों के मुकाबले। वो भी एक आंकलन है कि जिसकी वजह से दिख रहा है कि ये वोट अगर 50 वोट भी बीजेपी अगर वोट में जाएंगे पोलिंग बूथ में महिलाओं के, तो उसमें से 48 वोट बीजेपी के नाम के निकलने की संभावनाएं हैं। तीसरी बात मैं ये देखता हूं कि हिंदुस्तान का मतदाता बड़ा समझदार मतदाता है। हम लोग समझते हैं या कई लोग ऐसे आंकलन करते हैं कि मतदाता को तो किसी ने ब्लाइंड साइड कर दिया। ऐसा होता नहीं है। मतदाता ये जानता है या समझने की कोशिश करता है वोट डालने से पहले दो चीज़ों की। पहला, उसको वोट डाल के क्या पर्सनली मिल रहा है। वो पहला लालच खुद का है उसका, चाहे उसका आइडियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, चाहे उसको हाथ में कुछ मिल रहा है, चाहे उसको भविष्य की कोई बात दिख रही है, कुछ ना कुछ उसको पर्सनल बेनिफिट क्या, पहले तो वो चीज़ देखी जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पर्सनल बेनिफिट वाला मैटर पिछले 10 साल में ज़्यादा शुरू हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है कि क्या मेरा वोट वेस्ट तो नहीं हो रहा। और अगर उनको ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा दिखे या दिखने की संभावना हो कि विपक्ष की सरकार बनने के चांस नहीं है, या मेरी पार्टी अगर कोई रीजनल पार्टी है उसकी सेंटर में भूमिका बहुत बड़ी नहीं रहने वाली, तो वो वोट वेस्ट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी सारे सिनारियोज को देखते हुए मैं समझता हूँ। और फिर जो अपन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं उसमें, उसके बाद पंजाब तक जब पहुँचते हैं, दिल्ली से भी गुजरते हैं, हरियाणा से भी गुजरते हैं, हरियाणा में भी लोकल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से कुछ खींचतान वहाँ दिख रही है, पर फिर भी बहुत बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं होगा। राजस्थान में कि पोलिंग कंप्लीट हो चुकी है और राजस्थान के अंदर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत सीटों की चर्चा हो रही है, फिर भी मैं मानता हूं कि नुकसान तो बीजेपी को होगा, पर उतना नहीं होगा जितनी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में कोई नुकसान मुझे दिखता नहीं बहुत बड़ा होता हुआ, गुजरात में मुझे दिखता नहीं नुकसान, छत्तीसगढ़ में गेन होता दिख रहा है क्योंकि पिछली बार उनके पास 3 सीटें कम थी, उत्तराखंड में कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा। फिर हम यूपी की बात करते हैं। यूपी के अंदर पोलराइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो चाहे बोलकर हो चाहे बिना बोलकर हो। राम मंदिर के मुद्दे की बात सब बोलते हैं कि वो मुद्दा नहीं है इलेक्शन में। मैं उस आर्गुमेंट को एक बार के लिए मान भी लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनके मन के अंदर ये संतुष्टि, अगर खुशी नहीं तो संतुष्टि जरूर है कि वो मंदिर बना है। और अगर वो मंदिर बना है और मंदिर बनाने वाली पार्टी, हालांकि मंदिर कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, पर मंदिर बनाने वाली पार्टी जो उसका क्रेडिट लेती है, ये कहीं दूसरे आदमी के मन में जो हो सकता है कि उस पोलराइजेशन का क्लाइंट नहीं हो, उसको ये साबित कर दे कि ये दूसरी पार्टी मंदिर के विपक्ष में है, तो वो वोट ऑटोमेटिकली उस पार्टी को मिलने की संभावना बढ़ती है। तो ये सारे समीकरण देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ठीक है, आपने महिलाओं को कहा कि महिलाओं का एक बीजेपी की तरफ एज है महिला वोटर का। अगर हम युवा को एक जेंडर न्यूट्रल वोटर चंक मान लें, तो हर साल 5-7 करोड़ नए वोटर आते हैं हमारे इस चुनावी मैदान में। क्या आपको 2014 और 2019 के इलेक्शन को जब आप देखते हैं, तो 2024 के इलेक्शन में युवाओं का रुझान बीजेपी की तरफ वैसा दिखता है जैसा पहले था? मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि अगर ये रुझान बीजेपी की तरफ नहीं दिखता है तो वो रुझान विपक्ष की तरफ भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष ऐसी सिचुएशन बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ कि वो अपने आप को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव साबित कर सके। जब विपक्ष के बारे में या विपक्ष के नेतृत्व के बारे में बात होती है तो तमाम तरह के ओपिनियंस हैं, उसमें कोई सिंगल ओपिनियन नहीं है। जब बीजेपी की बात होती है तो उसकी लीडरशिप के प्रति क्लियर ओपिनियंस हैं, प्लस एंड माइनस डिवाइडेड क्लैरिटी से हैं। बट अगर आप विपक्ष के नेतृत्व की बात करते हैं तो उस पर तमाम तरह के ओपिनियंस हैं, और उन ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए आप उम्मीद किससे कर रहे हैं। मान लीजिए बंगाली वोटर है, उसको ममता दीदी से उम्मीद है, दिल्ली का वोटर है उसको केजरीवाल से उम्मीद है, तो वो ये क्या समझ रहा है कि वो प्रधानमंत्री या
प्रधानमंत्री या सरकार बनाने की भूमिका में आने की सिचुएशन में हैं, तो वो बातें जब वहाँ पे आती हैं तो और युवा तो और ज़्यादा इस बात को महीनता से देखता है। बिल्कुल उनमें आक्रोश है, बिल्कुल युवाओं के अंदर, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। महंगाई की बात चाहे उनकी जेब पे नहीं पड़ती, पर फिर भी महंगाई की बात वो लोग ज़्यादा करते हैं, जो बड़ी हैरानगी की बात है। और विपक्ष उसको इनकैश नहीं कर पा रहा, ये दुख का विषय है। तो मैं समझता हूं कि अगर रुझान उनके पक्ष में नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि रुझान विपक्ष के पक्ष में भी है। एक हम 2014 और 2019 के चुनावों में, मैं बार बार चुनावों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट रेफरेंस पॉइंट पिछला चुनाव ही हो सकता है, कि ये बाकायदा हम लोगों ने भी ये स्टोरीज़ की और हर जगह पे छपती थी। 2014 में पहली बार हुई और 2019 में और भी बढ़ी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक एडवांटेज मोदी है। वही बात जो आप अभी कह रहे हैं कि लीडरशिप की क्लैरिटी है, और वो एडवांटेज कई स्टेट्स में 10% से लेके 20% तक चला जाता है। हरियाणा जैसे स्टेट में एक ही साल में चुनाव हुए थे, जो वोट परसेंटेज उन्हें लोकसभा में मिला, विधानसभा में उससे 18% वोट परसेंटेज कम मिला था। तो ये जो एक ब्रांड के इर्द गिर्द पूरी पार्टी का एक माइंड स्पेसिंग जो पिछले 10 साल से ग्रैब हुआ है, क्या ये डिसएडवांटेज इस रूप में नहीं हो सकता कि शायद इंडिया गठबंधन से नाराज़गी के लिए या उदासीनता के लिए लोगों को एक चंक में ममता बनर्जी से नाराज़गी होनी पड़ेगी, एक जगह पे अरविंद केजरीवाल से नाराज़गी होनी पड़ेगी, एक जगह पे शरद पवार से नाराज़गी होनी पड़ेगी, एक जगह पे तेजस्वी यादव से नाराज़गी होनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी में अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी से नाराज़गी हो गई तो पूरी पार्टी जो है वो अफेक्ट करेगी। क्या ब्रांडिंग के नज़रिए से आपको ये बात बीजेपी का नेगेटिव पॉइंट लगती है? देखिए, अभी तक इसका टेस्ट हो नहीं पाया है। ये हम आंकलन के लिए, डिस्कशन के लिए बात कर सकते हैं, बट वो ब्रांड इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके प्रति मैंने जैसे पहले आपको बताया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि जिनको पसंद है उनको इतना पसंद है कि वो किसी हद तक भी उसकी पसंदीदा को अपनी पसंदगी के प्रति जा सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है उनको कौन पसंद है ये क्लैरिटी नहीं है। जो टीना फैक्टर या इस तरीके की क्लीशे टर्म्स यूज होती हैं, हमारे पास क्लैरिटी अगर ग्राउंड पे रहे, चाहे एबीसी किसी के भी नाम पे क्लैरिटी बना देता है इंडिया गठबंधन बना, बहुत अच्छी बात थी। पार्टियों ने एक दूसरे की टिकटें नहीं काटी, बहुत अच्छी बात थी, हालांकि बाद में वो भी काट दी। कहीं पे अलायंस है, कहीं पे अलायंस नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। एक लीडर अगर क्लैरिटी से सामने होता तो लोगों को समझ में आता कि हाँ ये बन सकता है, ये बन सकता है। अब बात करते हैं, क्योंकि फिर आपको वो वोट भी मिलने की संभावना बनती है जो आदमी नरेंद्र मोदी से नाराज है। आज जो नरेंद्र मोदी से नाराज है उसको नहीं मालूम है कि उसका वोट ममता दीदी को जा रहा है, शरद पवार को जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को जा रहा है, राहुल गांधी को जा रहा है। ये क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी इंडियन पॉलिटिकल स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर 2014 के बाद। और विपक्ष ये बात अभी तक सीख नहीं पा रहा। विपक्ष ये बात कहता है कि चेहरा अपने आप बन जाएगा। चेहरा, जब एक तरफ चेहरे के बेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उस चेहरे के बेस पे पूरी पार्टी चल रही है, जो डिसएडवांटेज बिल्कुल हो सकती है अगर उनके खिलाफ नाराजगी खड़ी हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर विपक्ष एंड फॉर्चुनेटली फॉर बीजेपी, वो नाराजगी ऐसी दिख नहीं रही है कि जिसकी वजह से बीजेपी को कोई नुकसान हो। अभी तक बीजेपी को उसकी वजह से फायदा हो रहा है। पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव की पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। राजस्थान का चुनाव केवल और केवल बीजेपी नरेंद्र मोदी के फेस पे जीती है, जबकि वो रीजनल चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पे अभी तक बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई है। तो उनको अभी तक उसका एडवांटेज है, जब तक एडवांटेज है तब तक वो उसको रीप कर रहे हैं। बट हमारे को ये बात भी साथ में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे बार बार ये चीज़ देखते हैं कि बीजेपी के पास वो ब्रांड वैल्यू अगर प्रधानमंत्री की है, नीचे उसका तंत्र भी है जो वो ब्रांड वैल्यू घर घर तक पहुंचाता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की पेट्रोल पंप पे फोटो देखकर कोई आदमी वोट डाल दे ऐसा संभावित कम है। लोगों के घर में जाके उनके साथ बार बार संपर्क किया जाता है, बताया जाता है। नॉन चुनावी डेज में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उनको, जिसको बोलते हैं कि छुट्टियों का होमवर्क, जो अपने को समर वेकेशन में होमवर्क मिलता था, उसका बेनिफिट बीजेपी लेती है चुनाव आने पे, और 5 साल वो चुनाव समर हॉलीडेज का होमवर्क चलता है। और उसके बाद जिस दिन एग्जामिनेशन होती है, जब हम एग्जाम देने जाते थे, आप लोग भी, सब लोगों ने एग्जाम कहीं ना कहीं हर लेवल पे दिए होंगे, तो हमारी मदर मेरे को कहती थी कि अगर 3 घंटे का पेपर है, 3.25 घंटे पेपर करना है, 15 मिनट पेपर दोबारा पढ़ना जरूर है। उस रिवीजन में तुम्हारे 5 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी केयरलेस मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई भी चीज़ की मिस्टेक तुमको दिखेगी। वो तंत्र बीजेपी ने भी वहाँ पे लगा रखा है पोलिंग डे वाले दिन। उसका एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ, हालांकि सबको ये मालूम भी हो सकता है। 52,000 मान लीजिए पोलिंग बूथ हैं राजस्थान के अंदर। बीजेपी
52,000 पोलिंग बूथ पे अपनी जो टेबल लगती है जो पोलिंग बूथ के बाहर, एक आदमी 100 मीटर उसके लेफ्ट साइड पे और 100 मीटर राइट साइड पे खड़ा करती है उस दिन पोलिंग वाले दिन। अब उस दिन उस आदमी का काम क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रहती है, इलेक्शन कोड रहती है, सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ रहता है, तो बहुत ज़्यादा काम तो वो कर नहीं सकते, बहुत ब्रांडिंग करके कुछ नहीं कर सकते। उसका काम खाली ये रहता है कि वो देखता है कि जो भी विपक्षी पार्टी, मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस के टेबल से जो पर्ची लेके जा रहा है उसके पास जितना रास्ता है जाने का, उसके बीच में उसको मिलके कांग्रेस को वोट डाल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मोदी जी ने तो तुम्हारे लिए ये किया था, क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारा ये काम खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसका काम है उसको उनको बोलना। अब वो वोट जहां डालना डालेगा। मैं कहता हूं अगर 52,000 बूथ पे एक एक वोट भी सिर्फ वो कन्वर्ट उस बात से हो जाए तो 52,000 एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं। और आप लोग देख चुके हैं कई राज्यों में ऐसी सरकारें उड़ी कि 18-18 हज़ार से सरकार रह गई, आ गई, चली गई। तो बीजेपी इस लेवल पे उस तंत्र का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सही बात है, वो ब्रांड मोदी उनके पास है, बट वो पहुंचाने का जरिया जो है, सीखने वाली ज़्यादा चीज़ वो है। वो ब्रांड भी उसी वजह से बन पाया। क्रेडिबिलिटी तो जो चेयर पे बैठता है उसका टेस्ट वहीं पे होता है, बट अगर आप घर घर बार बार लोगों के जहन में बात पहुंचाने की क्षमता रखते हैं तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। क्या 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जब लड़ा था उस वक्त राहुल गांधी की जो इमेज थी और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की जो इमेज है उसमें कोई बदलाव है? देखिए, पब्लिक की नज़र में तो डेफिनेटली है। अब वो वोट उस पर डालती कि नहीं डालती ये अब 2024 का चुनाव बताएगा, क्योंकि जो संजीदगी वो पहले दिखाते थे, अब जो संजीदगी अब दिखा रहे हैं, जो लगातार पब्लिक में रहते हैं, उससे कोई उसके साथ कोई एग्री करे या नहीं करे, भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके पर्सनल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरे देश ने भी उनके बारे में अगेन मोदी स्टाइल 2 ओपिनियंस रखी, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, पर ज़्यादा अच्छी बात हुई क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मेहनत करने वाले को जरूर रिवॉर्ड करती है। और मेहनत करते हुए दिखता हुआ आदमी तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पाने का हकदार वैसे ही बन जाता है, क्योंकि लोगों को दिखता है कि हाँ ये रिवॉर्ड, ये मेहनत कर रहा है। क्योंकि मेहनत हम लोग कर नहीं पाते हैं। मेहनत करना कहना बड़ा आसान काम होता है, कंसिस्टेंटली करना मुश्किल काम है। और मेहनत के रिवॉर्ड्स तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। बीजेपी चूंकि पिछले 10 साल से जीत रही है और बहुत सारे चुनाव जीते, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो जो परसेप्शन बीजेपी का बना वो शायद इसकी वजह से बना कि बीजेपी जीतने वाली पार्टी है। आपने एक एग्जांपल अभी दिया था 52,000 टेबल वाला और पोलिंग मैनेजमेंट का। ये सारे पोलिंग मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं दक्षिण भारत में बीजेपी के क्यों नहीं आज तक चल पाए, बंगाल में क्यों नहीं चले, उड़ीसा में क्यों नहीं चले? इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं। लगभग जब बीजेपी 10 साल से बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है, उसके बावजूद उन राज्यों में कोई ज़्यादा पार्टी का विस्तार हुआ लेकिन कोई बड़ी सफलता पार्टी के नज़रिए से नहीं मिल पाई। देखिए, बीजेपी की पिछले 10 साल के सफ़र के साथ साथ बीजेपी का पिछले 50 साल का सफ़र भी देखना पड़ेगा। बीजेपी ने वो खरगोश और कछुए वाली पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो जहाँ भी गए हैं, मान लीजिए बंगाल का जिक्र आपने किया, बंगाल में उन्होंने 2 अपोजिशन पार्टीज़ को, मेजर अपोजिशन पार्टीज़ को डिस्प्लेस करके एक मेजर अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी वहाँ पे बन गए। उड़ीसा में इस बार बनने की सिचुएशन में आ रहे हैं। तो हर स्टेप का, हर मंजिल का एक एक स्टेप होता है। उस स्टेप्स की दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें भी समझना पड़ेगा कि पंजाब तो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। पंजाब में तो बीजेपी की 3 बार सरकार भी रही अकाली दल के साथ गठबंधन में। आज बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ पे गांव में जाना दुश्वार हो रखा है। तो चैलेंजेस हर स्टेट के अपने अपने हैं। हिंदुस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर स्टेट की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी डाइवर्सिटी है। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी हो सकता है कि किसी स्टेट में जल्दी एक्सेप्ट की गई, किसी स्टेट में एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, किसी स्टेट में वो अपनी आइडियोलॉजी को कस्टमाइज भी कर रहे हैं। जैसे जो दक्षिण के राज्य हैं, द्रविडियन स्टेट्स हैं, उसके अंदर जो नॉर्थ इंडियन आइडियोलॉजी है या नॉर्थ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिंदुत्व है, वो वहाँ पे नहीं चलता है, तो वो उस तरह से कस्टमाइज भी कर रहे हैं। कर्नाटका में उन्होंने खूब इसका प्रचार करके अपनी सरकारें वहाँ पे बनाई, अपनी दम पे भी सरकार बनाई। केरला के अंदर भी उनकी ग्रोथ हो रही, जो कि केरला तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का राज्य है जिसके अंदर डिफरेंट डेमोग्राफीज हैं। तो मेरे ख्याल से उनका विस्तार हो सकता है कि उस पेस पे नहीं दिख रहा जिस पेस पे नॉर्थ इंडिया में दिख रहा है, जिस स्टेबिलिटी से नॉर्थ इंडिया में दिखता है, बट वहाँ पे विस्तार नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विस्तार बिल्कुल निरंतर जारी है वहाँ पे। मैं बहुत हैरान था इस बार जब तमिलनाडु में मैं घूम रहा था कि चेन्नई में बीजेपी मुझे बाकी पार्टियों से ज़्यादा दिखती थी। उसका श्रेय दिया जा सकता है कि उनके पास संसाधन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिख सकते हैं, बट जब आप लोगों से चर्चा भी करते थे तो बीजेपी के वहाँ पे जो स्टेट प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, बहुत लोगों का उनके प्रति उत्साह है,
और लोग मानते हैं कि आगे चल के भविष्य में तमिलनाडु का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो बीजेपी में रहें या नहीं रहें, बट बीजेपी वहाँ पे उस तरह से काम करने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री के इस बार के जो प्रचार के दौरे रहे हैं वो इसका बहुत साफ संकेत देते हैं कि किस प्रकार से वो दक्षिण को देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वेस चुनाव से पहले हुए, उसमें साउथ में बीजेपी को बिल्कुल डिस्काउंट करके देखा जा रहा है। मुश्किल से कहीं खाता खुल जाए तमिलनाडु या केरला में, उसके बावजूद यहाँ तक कि कर्नाटक में आप भी बता रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या वहाँ तक पहुँच नहीं पाए ओपिनियन पोल या ग्राउंड रिपोर्ट्स, या बीजेपी ऊपर से दिख रही है, ग्राउंड पर अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे कि ये पहुँच पा रही है जहाँ डीएमके पहले से मौजूद है या जहाँ बीआरएस पहले से मौजूद है? सी, आप राज्य वाइज अगर बीजेपी को देखें, ओपिनियन पोल्स की चर्चा कर रहे हैं आप, तो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के पास कोई सीट नहीं थी। वहाँ पे बीजेपी अगर 1 या 2 सीट के अंदर फाइट में तो वो गेन है उनका, आती है नहीं आती है बाद की बात है। आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने टीडीपी के साथ अलायंस करके, जो जन कल्याण पार्टी है, अब इसकी जनसेना पार्टी है पवन कल्याण की, उसके साथ उन्होंने अलायंस करके अपने आप को स्क्वीज आउट होने से रोक लिया। उसके अंदर वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में वो नंबर 2 पार्टी बनने जा रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है। कर्नाटक के अंदर वो नंबर 1, 2 का प्ले वहाँ पे रहता है। पिछली बार सब सीटें जीत ली थी, वहाँ से उसके ऊपर तो जाने की संभावना थी नहीं। 3 सीटों के अलावा एक इंडिपेंडेंट थी, वो भी अब उनके साथ है। तो वहाँ पे नुकसान होगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। कांग्रेस की सरकार अभी नई नई बनी है, मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, और जो गारंटीज का एजेंडा वहाँ पे उन्होंने दिया था इम्प्लीमेंटेशन पे है, तो कहीं ना कहीं वो भी काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं केरला की। केरला के अंदर भी 1-2 सीटों के ऊपर बीजेपी फाइट में, जो कभी भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि भी ओपिनियन पोल्स का हर एक का अपना अपना नजरिया है। बीजेपी साउथ में, मैं ऐसा मानता हूं, जितनी सीटें पिछली बार लेके आई थी, अगर साउथ की 100 कुछ सीटों को अपन देखें तो बीजेपी 1-2 सीटें ज्यादा ही लेके आएगी, इस बार कम नहीं होगी। आपने एक जिक्र किया ऑपोजिशन के फेस का, मतलब ये एक विवाद है कि ऑपोजिशन में विरोध करें तो किसका करें और समर्थन करें तो किसका करें। क्या राहुल गांधी अभी भी वो फेस नहीं बन पाए हैं? मेरा एक सवाल एक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों ने एक प्रपोजल रखा है कि मोदी और राहुल को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर डिबेट करना चाहिए। मतलब वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो उन्होंने चुनाव का माहौल देखते हुए अपनी एक राय रखी है। तो कम से कम ऐसे लोग तो मान रहे हैं कि राहुल मोदी के टक्कर में अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। तो फिर राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मानने में कांग्रेस की हिचक है, या फिर ऐसा कोई बायसनेस है कि राहुल गांधी को चेहरा मानना ही नहीं है? देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी डिफॉल्ट ऑपोजिशन पार्टी है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बार बार बोलते हैं, और वो अध्यक्ष रहे भी हैं। उस परिवार से आते हैं जिस परिवार से गांधी फैमिली को माना जाता है कि पर्यायवाची, कांग्रेस और गांधी परिवार। तो राहुल गांधी, पिछली बार भी राहुल गांधी के फेस पे चुनाव लड़ा गया था। बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी ही फेस हैं, वो कांग्रेस पार्टी का मान लिया जाए, ऑपोजिशन का मान लिया जाए, क्योंकि जैसे कांग्रेस डिफॉल्ट ऑपोजिशन पार्टी है तो राहुल गांधी अगर फेस है तो वो ऑपोजिशन का फेस माना जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन जो अनाउंस किया गया, उसके अंदर अगर राहुल गांधी को या किसी भी चेहरे को अगर अनाउंस किया जाता तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस को ज़्यादा फायदा रहता, क्योंकि तुलनात्मक आज कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है दिखाने में नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन राहुल गांधी का। अभी वो कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में दिखाया जा रहा है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिखाया जाता या व्यक्तित्व के तौर पे भी, एक आदमी का व्यक्तित्व प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये हो सकता है, दूसरे का ये हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वोट्स की पोलराइजेशन या वोट्स की डिवीजन आसानी से होती। तो नेतृत्व अनाउंस करना चाहिए था मेरे हिसाब से, और अनाउंस करके उसको, अगर आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार में तो कहीं पे आप छोड़ नहीं रहे कि भी वो चेहरा नहीं है, तो अगर आप फॉर्मल कर दें तो लोगों को डिसीजन मेकिंग में ईजीनेस रहती। बट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, मेरे को लगता है कि इस बात से डरती है कि अगर चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं तो फिर एक बार नज़ला उस नाम पे, उस फेस पे नहीं गिरना चाहिए। और हो सकता है कि जो मैं जानता हूं जहां तक, कि वो ज़्यादा लंबी लड़ाई की दौड़ में है कि अगर इस बार नहीं तो अगली बार हम अपनी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। बट ये ग्राउंड प्रिपेयर करते करते अब अगर इस बार परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते तो 15 साल हो जाएंगे। आप चूंकि पार्टी के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंसी भी आप कर रहे हैं, तो क्या ये 2024 का चुनाव 2029 के लिए कोई होमवर्क टाइप का है? मैं कभी भी किसी चुनाव ऐसे नहीं, ना कभी लड़े हैं, ना कभी किसी को सलाह देता हूँ। अगर चुनाव आज लड़ने जा रहे हैं तो दैट इज़ डू एंड डाई फॉर यू टुडे। Tomorrow we don't know what is going to come, what is going to happen. Politics is the most unpredictable thing
इवन बियॉन्ड क्रिकेट। नहीं, चूंकि आपने कहा ना कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार मैं कर रहे हैं। वो हो सकता है ऐसा कर रहे हो, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए। और पर ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ऐसा दूर से आभास भी होता है और जो कुछ थोड़ा बहुत हम जान पाते हैं कि भी लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं वो, कि 29, क्योंकि देखें आज अगर उनका नज़रिया सोचें, आज जो सुगबुगाहट चल रही है, अभी हमारे मित्र ने भी जो सवाल किए वो बताने की पोजीशन में यही इंडिकेट करते हैं कि अगर एक नाम डैमेज हो जाता है तो पूरी पार्टी ध्वस्त होने की स्थिति में आ सकती है। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो पार्टी अगेन वो भी चलती है कि नाम से है, बट फिर भी थोड़ा सा उसके अंदर और भी लीडरशिप इधर उधर फलाना बात चलती रहती है। तो अगर आज जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है और सुगबुगाहट बन गई, 29 तक तो बहुत 5 साल और मिलेंगे, बट उसके लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। और सर्वाइव करने के साथ थ्राइव करना पड़ेगा। बट जिस तरह से लोग कांग्रेस पार्टी के रोज़ देखता हूं कि जाते हैं, तो वो सर्वाइव इलेक्शन परिणाम अगर अनुकूल नहीं आते हैं तो कितना कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। और क्या ये कांग्रेस पार्टी में किसी लेवल पर ये थोड़ी हिचक है, या आप जैसे लोग जो स्ट्रैटेजीज सजेस्ट कर रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर, 10 साल हो गए अभी तक उनकी ओपनिंग ही नहीं शुरू हो पा रही है? एक लाइन मैं यूज़ करता हूँ, आपके यहाँ भी करता हूँ, कि प्रियंका गांधी जी को मैं ऐसा देखता हूँ कि प्रियंका गांधी इज़ एन IPO विच नेवर केम। अगर उनका लॉन्च प्रॉपर किया जाता, पहले उनको आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, वो भी आधे राज्य का, फिर उसके बाद उनको चुनाव ना तब लड़वाया ना अब लड़वाया, बीच में 5 साल और गुजर गए। तो प्रियंका गांधी का बेसिकली आधिकारिक लॉन्च आज तक हो ही नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए था। बट ये लोगों के मन की भावना दिखती है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए या उनको और ज़्यादा बड़ा रोल मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ऐसी बातें होती हैं, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। और इनफैक्ट शी इज़ द ओनली जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, तो आप समझ सकते हैं। वो एक ऐसी IPO हो सकती है जिसकी लिस्टिंग गेन हो सकती है, या लिस्टिंग ही धीमी हो लेकिन बाद में पैसे डबल हो जाएं या फिर वो हो जाए, ऐसी कोई संभावना? तो गांधी परिवार के आसपास गांधी परिवार की खासियत क्या है, या किस वजह से ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी दोनों उनके साथ उनकी बात भी करती हैं, उनके साथ जुड़े भी रहती हैं, कि गांधी परिवार को लोग बिना देखे भी पहचानते हैं, देश के कोने कोने में उनके नाम से जानते हैं। और पॉलिटिक्स में फेमिलैरिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉस्पेक्ट। आपकी फेमिलैरिटी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और प्रियंका गांधी, क्योंकि उनकी तुलना इंदिरा गांधी, बोलने की शैली, उनके जो बातचीत करने का जो ढंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, लोगों से मिलने के जो स्टाइल है, उसमें बहुत तुलना लोग करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनको मौका मिलता है तो हो सकता है, यू नेवर नो। नरेश जी, आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी इस बात का टेस्ट होना बाकी है कि मोदी ब्रांड अगर डाइल्यूट हुआ तो भाजपा को कितना नुकसान होगा। लेकिन ये बात तो इस देश में टेस्ट हो चुकी है 2004 में कि जब अल्टरनेटिव नहीं होता है या कोई एक फेस नहीं होता है तो भी विपक्ष सत्ता पक्ष को हरा सकता है। मुद्दे होने चाहिए, और आपने अपनी बात की शुरुआत भी की कि आपको दिखते हैं सर्वे में मुद्दे दिखते हैं। तो ये जो कम वोटिंग हो रही है इस बार चुनाव में, जो 2-3 चरण के चुनाव हुए हैं, यूपी में तो हर चरण में कम वोटिंग हुई है। मथुरा जैसी सीटें ऐसी हैं जिसमें 12% कम वोट पड़ा है। तो ये जो कम वोटिंग हुई है, मुद्दे भी हैं, और विपक्ष के पास कोई चेहरा तो नहीं है, लेकिन मुद्दों के साथ वो, जैसे संविधान बदल देगी भाजपा, 400 सीट पाए तो आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा, इन बातों को लेकर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि 2004 रिपीट हो सकता है कि चेहरा तो नहीं था विपक्ष के पास, लेकिन पार्टियां एकजुट थीं, मुद्दे थे, महंगाई को सरकार भाप नहीं पा रही थी, उधर वाजपेयी का चेहरा बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा था, लेकिन सरकार हार गई? थ्योरेटिकली सब पॉसिबल है, बट जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिख रहा है वो ऐसा दिख नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑपोजिशन। क्योंकि बीजेपी ने भी 2004 से बहुत कुछ सीखा हुआ है। बीजेपी ने जब उसको प्रीपोन किया, आपने देखा उसके बाद कितनी बार ये चर्चा होती है, कितनी बार ये इलेक्शन इसके साथ करा दिया जाएगा, ये इलेक्शन प्रीपोन कर दिया जाएगा। आज तक बीजेपी ने एक इलेक्शन प्रीपोन नहीं किया उसके बाद, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो। बहुत बार बात हुई, ये बोला एक्स इंसिडेंट हो गया तो अभी चुनाव आगे आ जाएगा, एक्स इंसिडेंट हो गया तो वाई इंसिडेंट हो गया था, पर बीजेपी ने वो नहीं किया। दूसरी बात बीजेपी ने याद रखी कि इंडिया शाइनिंग से ग्राउंड के अंदर क्या डिफरेंस था। जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो वोटिंग परसेंटेज नीचे गिर गई, अब अर्बन पॉपुलेशन में वोटिंग नहीं हुई, रूरल पॉपुलेशन में वोटिंग हुई, महंगाई की मार थी, लोग वोट डाल के विपक्षी सरकार बन गई।
बट इस बार जो पिछले 10 साल में जो माहौल बदला है उसमें बीजेपी ने अपनी पकड़ रूरल हार्टलैंड्स में भी बना रखी है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि आपने जिक्र किया वहाँ की पोलिंग का। वहाँ पे एक एक पोलिंग बूथ पे कम से कम 10-10 कार्यकर्ता हैं, 11-11 कार्यकर्ता, 20-20, 25-25 तक जाते हैं, जिनका काम है वोटिंग करवाना। और उनको मालूम है कौन आदमी वोट डालने जा रहा है, कौन वोट डालने नहीं जा रहा, कौन किसको वोट डालने वाला है, कौन किसको वोट नहीं डालने वाला। बीजेपी की प्रिपेयर्डनेस जो है, बीजेपी का जो ग्राउंड पे कनेक्ट है, बीजेपी की जो ग्राउंड पे जो मैकेनिज्म है वो बीजेपी को बचा रहे हैं। मुद्दे बिल्कुल बेशक इस टाइम पे ज्वलंत हैं, बट ऑपोजिशन क्योंकि चुनाव के वक्त जागती है, चुनाव के वक्त सारी मशक्क़त करने की कोशिश करती है, जितनी मर्जी वो मशक्क़त दिन रात कर लें फिर भी समय कम पड़ता है लोगों तक बात पहुंचाने का, और कहीं ना कहीं नेतृत्व का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए बार बार जो चर्चा अपन कर रहे हैं कि नेतृत्व एक तरफ क्लियर है, दूसरी तरफ भी क्लैरिटी होती तो वोट्स एडिशनल मिलते, कम नहीं होते। ये लोग डर गए कि भाई कम हो सकते हैं, पर वो कम नहीं होते, बढ़ते, क्योंकि लोगों को क्लियर मालूम होता कि भाई हाँ, एक आदमी का ये व्यू पॉइंट है, दूसरे आदमी का ये व्यू पॉइंट है, और हम उस पर बात कर सकते हैं। तीसरी एक और चीज़ बीजेपी को जो एडवांटेज देती है कि जो विपक्ष की तरफ से चेहरा जिसकी बात हो रही है उसका एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस, और जो अभी सत्ता में प्रधानमंत्री है उनका एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस की भी तुलना लोग बातों में करते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी को अभी तक बचा रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन जैसे जब हम ये कहते हैं विपक्ष चुनाव के दौरान जगता है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो चुनाव से बहुत पहले से शुरू हो गई थी, वो तो दूसरा फेज आकर चुनाव में आया। खैर, मैं इससे एक अलग चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मुद्दे हैं और मुद्दों को विपक्ष भुना नहीं पा रहा है, या चुनाव बड़ा मतलब बिना चर्चे का चुनाव निकला जा रहा है, लेकिन जैसे आप लोग जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, मैं आप लोग की एक बात समझना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक वैचारिकी है वोटर की कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को देंगे, या हम भाजपाई हैं, भाजपा को देंगे, राम मंदिर के नाम पर देंगे, या विपक्ष का अगर वोटर सिंपैथाइजर है तो वो कहेगा कि महंगाई बहुत है, हम वोट करेंगे। लेकिन ये चुनौती क्या आप लोग नहीं झेलते हैं? मान लीजिए कि आप विपक्ष के किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो और अचानक से आपको सत्ता पक्ष की किसी पार्टी का प्रचार करने का जिम्मा मिल जाए या रणनीति बनाने का जिम्मा मिल जाए, तो आप सही बात कैसे बता पाएंगे? महंगाई है या नहीं है? ये तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। सत्ता पक्ष कहेगा महंगाई नहीं है, विपक्ष कहेगा महंगाई है। आप अगर विपक्ष की तरफ से करेंगे तो भी नैरेटिव सेट कैसे करते हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से करेंगे तो भी नैरेटिव सेट कैसे करते हैं? ये कैसे होता है? देखिए, जब आप विपक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं वो सबसे आसान चुनाव होता है, मतलब कंपैरेटिवली, और सत्ता पक्ष के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको डिफेंड करना है। अब आप झूठ बोल के डिफेंड कर सकते हो, एक रास्ता तो वो होता है। अब दूसरा रास्ता जो आपने पूछा महंगाई का, तो राजस्थान में हमने ये सेम बात देखी कि राजस्थान के अंदर हमारे पास लगभग 9-10 महीने थे, और महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता ही है हर एक आदमी को। तो राजस्थान मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में पहला राज्य होगा जिसने खुद के राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए। किंग्स कॉलेज लंदन उस पर शोध कर रहा है कि प्रदेश ने खुद माना महंगाई है और महंगाई राहत कैंप लगाए, जिसके अंदर हमने 10 स्कीमें, 10 गारंटी, जहाँ से गारंटी वर्ड मोदी जी ने लिया और मोदी की गारंटी राजस्थान से आई, वो 10 गारंटी बांटी। 8 करोड़ 20 लाख गारंटी कार्ड लोग घर से आकर लेकर गए। किसी को कोई यंत्र नहीं दिया गया, कोई साधन नहीं दिया गया कि आप कैंप में आएँ। और उन कैंपों में महंगाई से कैसे राहत मिल सकती है, 500 का सिलेंडर दिया, चिरंजीवी योजना 10 लाख से 25 लाख की, बिजली के बिल ज़ीरो किए, इस तरीके की 10 योजनाएं थी। तो महंगाई को एक्सेप्ट किया, उसका सोल्यूशन दिया। और अगर तब चुनाव करा दिए गए होते, जो कि मेरा सुझाव था उस टाइम पे, कि जस्ट उस टाइम पे हमारे को भी डेली ट्रैकर में दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी 125 सीट जीत सकती है इस टाइम पे, तो सरकार कांग्रेस की वहाँ पे आराम से बनती, बट कोई भी कारण रहे उसकी वजह से नहीं हुआ। पर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीती, एक बात। पर ज़्यादा मेरे को वहाँ पे तसल्ली इस बात से हुई, किसी भी पार्टी को वहाँ पे आज तक जो चुनाव नहीं जीतती है, पुराना वोट प्रतिशत भी नहीं मिल पाया। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, 50 साल में कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ वोट प्रतिशत उन्होंने रिटेन किया बल्कि गेन किया, और 15 लाख नए वोट मिले उनको। वो सीटों का समीकरण, टिकटें नहीं बदल पाना और तमाम तरह के कारण रहे, बट महंगाई को एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन निकाल के दिया गया, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। और भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राज्य राजस्थान है जिसमें 450 का सिलेंडर ऑफर किया, और वो 500 का सिलेंडर भी वहाँ पे ऑफर उनको किया गया था जो उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरीज थे। तो
बातों को समझ के उसका सोल्यूशन निकाल के एड्रेस किया जा सकता है प्रचार में भी, क्योंकि आपने सत्ता पक्ष में रह के महंगाई को कैसे एड्रेस करेंगे सवाल पूछा, तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको। नरेश जी, मैं राजस्थान पे आऊँगा। मेरे ख्याल से 2018 में आपने राजस्थान का रुख किया था और आपको लाने वाले सचिन पायलट ही थे। जाहिर है आपके दोस्त हैं सचिन पायलट, आपके ही हम उम्र हैं वो इस वक्त। तो सचिन पायलट जब आपको लेकर गए, आपने जब वो बतौर पीसीसी चीफ जब आपको लेकर गए, आपने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, तो उसमें आपने जो सलाह दी चुनाव लड़ने के लिए, क्या वो सारी सलाह आपकी इम्प्लीमेंट हुई उसमें, या फिर कहीं कुछ कमी रह गई? क्योंकि जितनी सीटें आई विधानसभा चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ बेहतर हो सकता था। 18 की बात कर रहे हैं कि 24 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, मैं 23 की बात कर रहा हूँ। 23 में तो हम अशोक गहलोत जी के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे को लेके गए थे, और तमाम चीज़ें हमारी मान ली गई हो ऐसा नहीं होता, कभी भी किसी भी कैंपेन में नहीं होता, वो ऐसा यहाँ पे भी था। जब तक तो चुनाव शुरू नहीं हुए थे तब तक तो हम सरकार के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि सरकार थी, सरकारी पार्टी का काम भी देख रही थी, तो तब तक तो जैसे अपन चाह रहे थे वैसे कोशिश करके 90% काम हो रहे थे। बट जब चुनाव आते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट रहता है टिकटें, कि टिकट किसको दिए जाएं। अब उस टिकट देने का कल्चर जो कांग्रेस पार्टी में है वो बहुत विचित्र कल्चर है। उसमें टिकट काटना सबसे मुश्किल काम माना जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो भाजपा के अंदर बड़ा आसान काम है। और मैं इस पे राजस्थान से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ आपके बात का जवाब देने के लिए, कि भाजपा को आज जो थोड़ा नुकसान दिख रहा है, वो भाजपा को ये बात याद आएगी इस इलेक्शन के बाद, और मथुरा का चर्चा खासकर वो भाई ने यहाँ पे की कि वहाँ पे उदासीनता देखी गई कि किसी को भी टिकट पकड़ा देना, वो पहले चल रहा था, वो अभी वो बात नहीं उस तरह से उत्साह से देखी जाती कि किसी को भी टिकट पकड़ा दिया जाए और वो चुनाव जीत जाए। और मथुरा के सांसद के बारे में आप जानते ही हैं। राजस्थान पे वापस आता हूँ। राजस्थान में जब टिकटों के जो सुझाव थे उसके अंदर अगर बात कंप्लीटली मानी गई होती तो मेरे ख्याल से सीटें बढ़ सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, लोकल चुनाव को लोकल लीडरशिप ज़्यादा हैंडल करे, उससे परिणाम बेहतर आते हैं। ये बहुत राज्यों में देखा गया है। कर्नाटक बहुत बड़ा उदाहरण है, पिछली बार का छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा उदाहरण था। तो उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ हस्तक्षेप नहीं रहता होता तो बात बेहतर होती। तो टिकट वितरण में भी आपकी सलाह रहती थी क्या? हमारा सुझाव तो रहता ही है, हमारा काम है टिकट के लिए हमारे को अपना लेकिन सुझाव एक देना बात नहीं समझ में आई, आपने कहा कि बाद में फिर वो पहले सरकार के लिए मैंने किया, तब फिर तक पार्टी टिकट के ही लिए बट आ रही थी गया। ना। जब टिकट बटा उसके बाद तो दोनों सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत लड़ तो रहे थे कांग्रेस के लिए ही और कांग्रेस को जिताने के लिए ही, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली और लगभग 70 सीटें लगभग आ भी गई। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टीचर तो हायर कर लिया लेकिन पढ़ाई अपनी मर्जी से की। अब तो ये आपको स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू करना चाहिए एक बार, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे। बट देखें, टिकटें मैं आपको बताया कि विचित्र सिस्टम रहता है। अगर मैं अकेला इंडिपेंडेंट एक अकेला इनपुट देने वाला आदमी तो वहाँ पे था नहीं। टिकटों के मामले में 2 इनपुट और भी थे। अगर वो सभी इनपुट्स को ही फॉलो कर लिया गया होता तो टिकटें डिफरेंट बढ़ती। बट क्योंकि वो इनपुट्स को दरकिनार करके कुछ पर्सनल चॉइसेस, कोटा सिस्टम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, और कुछ उसमें जो सिटिंग एमएलएज जो रहते हैं उनके प्रति जो भी उदासीनता थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, बट उनका कुछ ना कुछ सरकार में रोल रहा, सरकार गिरने वाली थी, बच गई, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कई टिकटें नहीं कट पाई और वो उसका रिजल्ट सामने देखने को मिला और वो आज मानते हैं सब लोग। बिल्कुल, बीजेपी के पास ब्रांड मोदी है और कांग्रेस के पास एक तरीके से वो कई ब्रांड मिलके एक ब्रांड बना नहीं पा रहे हैं, शायद इसी वजह से। आपको लगता है कुछ कमियां हैं कांग्रेस में अभी? राजस्थान में कि नेशनल? नहीं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत बहुत बड़ा ब्रांड है, ये बात तो विपक्ष भी मानता है और विपक्ष मानता है। इसका एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री ने एक वहाँ पे पब्लिक रैली में एक स्पीच में कहा था, जो आप सुन के शायद हैरान होंगे अगर आपने नहीं सुना वो, क्योंकि अभी तक क्या है कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मीडिया पे पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी कंट्रोल करती है, उसको तमाम तरह के नाम भी दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक रैली में बोला कि यहाँ का सब मीडिया अशोक गहलोत ने कैप्चर कर रखा है। तो ये उस बात का उदाहरण है कि वहाँ पे किस प्रकार का चुनाव या अशोक गहलोत किस प्रकार का चुनाव लड़ रहे थे। और आज अशोक गहलोत वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं भी हैं, तो आप कोई भी अगर सर्वे करा के देखेंगे तो आपको पब्लिक
मास लीडरशिप में अशोक गहलोत नंबर पहला चेहरा ही दिखेंगे, मिलेंगे, तो वो ब्रांड उनके पास है। बट ऐसा नहीं है कि और लोग वहाँ पे नहीं आ सकते, स्पेस सबके लिए होता है। बट वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास सेकंड लीडरशिप भी है, आपको जानते ही हैं जो लोग हैं वहाँ पे, बट और मेहनत करने की आवश्यकता है वहाँ पे, और पर्सनल ईगोज़ को साइड पे रख के काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। नहीं तो राजस्थान एक सशक्त, अगर आज सबसे ज़्यादा आवाज़ आज भी पार्लियामेंट की आ रही है तो राजस्थान से आ रही है कि वहाँ पे बहुत सीटों का नुकसान बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में हो सकता है। और आप मानिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान नॉर्थ इंडिया में अगर सीटों का होगा तो राजस्थान में ही होगा। बिल्कुल। और सोनिया गांधी आज वहाँ से राज्यसभा की सांसद हैं तो वो 70 सीटों की बदौलत ही सांसद बन पाई हैं। तो वो अशोक गहलोत के सीटें चेहरे बढ़ पे- सकती थी अगर पर्सनल ईगो ना होता तो। नहीं, वो सरकार देखें, ये आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे तो वो मानेंगे कि जब एग्जिट पोल, आपके ही चैनल के जो पार्टनर हैं जो एग्जिट पोल करते हैं, उन्होंने ही राजस्थान कांग्रेस को जिता दिया था। एक ही एग्जिट पोल गलत हुआ उनका। तो सरकार तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बनाने की सिचुएशन में थी, बट क्योंकि ये जो मैंने 52,000 बूथ का आपको पोलिंग का एग्जांपल दिया, 9 सीटें तो कांग्रेस पार्टी 1000 सीट के अंदर हारी, 1000 वोट के अंदर हारी। तो तमाम तरह के कारण रहते हैं वहाँ पे, बट राजस्थान के अंदर कांग्रेस मजबूत है अभी भी। नरेश जी, आप कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस मजबूत है, लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं और कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कोई कह रहा है कि 8 से 10 सीटें आ सकती हैं और काफ़ी बड़ा ये मार्जिन बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि 2 से 5 सीटें आएंगी, कोई 3 से 5। आप भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? अब मैं वहाँ मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी का वहाँ पे क्लीन स्वीप नहीं हो रहा पहले तो। अब सीटों का आंकलन मैंने, क्योंकि हर सीट का सर्वे मेरे पास है नहीं और सर्वे के बिना इज़ ऑल स्पेकुलेशन, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2 सीटों का नुकसान तो दिख रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है। और वही तुलना आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से करें जो आसपास के बगल के राज्य हैं, तो वहाँ पे क्लीन स्वीप दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पे राजस्थान में मुझे लगता है कि बीजेपी कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या लगता है कि आपको वो 2 सीटें आप कौन सी मान के चल रहे हैं? अभी तो परिणाम आएंगे तो पता लगेगा। एक्चुअली 4-5 सीटों पे वहाँ पे लड़ाई है। एक चूरू की सीट है, एक बाड़मेर की सीट है, एक सीकर की सीट है, एक दौसा की सीट है। तो इन सीटों पे लड़ाई दिख रही है वहाँ पे। नागौर भी आपको लगता है? नागौर में भी फाइट तो है ही, तो है नागौर में भी। अच्छा, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट आप पार्टी के लिए काम करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए भी आप काम करते हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी चली थी कि आपने वैभव गहलोत के लिए इस चुनाव में काम किया। मैं स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो मॉडल था वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट मॉडल है। हमारे बाद ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम करना शुरू किया। इनफैक्ट डिज़ाइन बॉक्स के अंदर से 5-6 संस्थाएं बनी हैं जो अब ये काम करती हैं, और हम वो इंडिविजुअल काम कर नहीं पाते हैं ज़्यादा। बाकी मुझे ज़्यादा मज़ा इंडिविजुअल काम करने में आता है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास कंप्लीट फ्रीडम भी होती है, कंट्रोल भी होता है काम करने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष का नाम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, बट इंडिविजुअल काम भी हम करते थे, अब उतना नहीं कर पाते। आपकी सलाह पे ही जोधपुर से जालौर वैभव गहलोत चुनाव लड़ने के लिए आए, ये आपके ऐसा? पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक सही है, नहीं है। ठीक है। तो पिच के लिए आप कैसे अप्रोच करते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अप्रोच करती है, फिर आप क्या देखते हैं, सर्वे करवाते हैं, या किस तरह से आपकी डील जो है वो फाइनल होती है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो पिच करने की सिचुएशन हमारी ख़त्म हो गई। अब कोई अगर अप्रोच करता है तो फिर उसके बाकायदा पहले हम रिसर्च करते हैं, जिसको सर्वे भी बोलते हैं, और उसकी एक लंबी प्रोसेस रहती है। उसके बाद निकल के आता है कि क्या किया जा सकता है, क्या स्थिति है और क्या किया जा सकता है, क्या आगे रिजल्ट आ सकता है, उसके हिसाब से आगे पेश किया जाता है। और अगर पहला सवाल मेरा हमेशा यही रहता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए हमें हायर करना चाहते हैं या चुनाव जीतने के लिए। अगर तो जीतने के लिए करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं कि सिचुएशन में हैं। अगर लड़ने के लिए चाहते हैं तो बहुत लोग हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी संस्था में भी किसी से बात करेंगे कि तो अगर हम 16 घंटे काम करते हैं तो सामने वाले से चाहते हैं कि तुम 6 घंटे तो कम से कम करो काम। और चुनाव के अंदर तो 24 घंटे काम चलता है, रात को भी शिफ्ट चलती है, दिन में भी शिफ्ट चलती है, तो मेहनत वाला काम होता है जो जनरली पॉलिटिशियंस को करने की आदत कम होती है, अब कम रही है। बट अब क्योंकि माहौल देश का बदल रहा है तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि करें। नरेश जी, राजस्थान चुनाव की बात करूंगा मैं। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो गैप रहा उसको लेकर बीजेपी लगातार मुखर रही कि इन्हीं की वजह से ये चुनाव हारे हैं, इस गैप की वजह से। और पूरे 5 साल तक ये लोग लड़ते रहे आपस में, जिस वजह से कुछ काम नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है इसमें, कहाँ आपकी स्टडी क्या है इस पर? ये तालमेल और बेटर हो सकता था। मैं इसमें सिर्फ एक ही लाइन बताना चाहूँगा कि इसमें तालमेल और बेटर हो सकता था, और अगर वो तालमेल और बेटर होता तो आज सरकार कांग्रेस पार्टी की होती वहाँ पे। तालमेल की बात हो रही थी, आपने काम किया है वहाँ पर, और काम करते समय बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी
एक पीआर कंपनी जब काम करती है, वो रणनीति भी बनाती है, तब ये तालमेल बैठाने के लिए उनका क्या रोल रहता है, और जब ऐसा तालमेल नहीं बैठ पाता है तब मन में क्या ख्यालात आते हैं? पीआर कंपनियों के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पीआर कंपनी ना कभी चलाई है, ना कभी उसकी कोई सेवाएं ली हैं। बट जहाँ तक तालमेल की बात है, जब तालमेल नहीं बैठता तो बहुत दिक्कत आती है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेके बैठे हैं तो आपका उससे वो जुड़ाव होता है कि इसका निष्कर्ष पॉजिटिव आना चाहिए और उसके लिए जो चाहिए आपको करना पड़ेगा। और तालमेल में कमियां भी आती हैं, हमारी खुद की तालमेल जो हमारी लीडरशिप के साथ रहता है उसमें भी कई बार तनाव आते हैं कि भाई हमारी बात हम मानते हैं कि वो ज़्यादा सही है, सामने वाले की बात मानने की क्षमता या वो चाहता है कि नहीं इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो तालमेल में कमी में तो नुकसान दिखता ही है, वो तो होता ही है नुकसान। आपने अपने साक्षात्कार की शुरुआत में बोला कि जो ये काम है जो हम लोग करते हैं, रणनीति बनाना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी सेवाएं देना, ये ना बड़ा अभी ऐसा काम नहीं है जिसमें निश्चित तौर पर रोजगार जो है वो साल भर किसी के पास रहे या पूरे समय रहे। तो हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास जिन युवाओं को देखते हैं, तो युवा जो है चुनाव आते ही जो है वो 3 महीने के लिए कहीं वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, कहीं सर्वे का काम करते हैं, अलग अलग विधाओं में वो अपनी जहाँ पे उनके शौक़ है वो काम करते हैं। पर वो 3-4 महीने बाद फिर वो बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट होकर उस जॉब से या तो उनको निकाल दिया जाता है या फिर वो काम बंद हो जाता है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप एक संस्था को चलाते हैं, तो ऐसे तौर पे ये कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि युवाओं का भविष्य जो है इन सब चीज़ों की वजह से अधर में रहता है, क्योंकि वो छोटे से पैसे के लालच में, वो 3-4 महीने के पैसे के लालच में अपना रोजगार जो है, जो वो कर रहा है कहीं पर काम, वो छोड़कर वहाँ चला जाता है और उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है। मैं यही बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें इस लाइन को फॉर्मल करने के लिए एक्नॉलेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो एक्नॉलेजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ही आ सकता है। जहाँ तक लोगों की एड हॉक जॉब्स की बात है, तो उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि ऐसे सुनता भी हूँ, क्योंकि हमारे पास तो लोग 5-5, 6-6, 10-10 साल से लोग जुड़े हुए हैं साथ में, कि जैसे कि छोटी छोटी संस्थाएं बनने की कोशिश करती हैं। किसी को अगर एक आदमी को कुछ थोड़ा बहुत काम आता है, वो 2 आदमी को साथ में मिला के काम करने की कोशिश करता है, तो उससे बाद में तो दिक्कत आती है। इसलिए अगर इसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी रहे, अगर वो काम 12 महीने चले, और ये 12 महीने चलेगा काम, आप आने वाले टाइम पे देखिएगा कि इसके अंदर जो आवश्यकता है, आज भी कोई भी चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है, चाहे वो उड़ीसा में लड़ा जा रहा है, कोई भी कंसल्टेंट के बिना कम लड़ा जाता है, किसी ना किसी की सेवाएं लोगों को लेनी पड़ती हैं। बट इसकी फॉर्मलाइजेशन तभी होगी जब कुछ बड़े लीडरशिप, बड़े संस्थाओं, छोटी संस्थाओं जिसके साथ भी काम करते हैं उसको क्रेडिट देना शुरू करेंगे और ओपन एक्नॉलेजमेंट करेंगे, तो इसमें लगता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। और इस बात का मैं बहुत प्रखर वक्ता रहा हूँ इस पर कि भी इस बात को होना चाहिए, और मैं आज से नहीं 6-7 साल से बात बोलता हूँ कि होना चाहिए ऐसा। नरेश भाई, आप आए, आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, और विश्वास है कि 4 जून के बाद फिर से एक मुलाकात होगी और उसमें और डिस्कशन होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।